तो हमने अभी तक सीखा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के अलग अलग मेथड्स क्या हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में हमने लीनियर पेयर को सोल्व करने का ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन को उसको पूरा सोल्व किया कि उसको ग्राफिकल मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होता है। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन शो करती है, और जब दो इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लाइंस को हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो कहीं जा कर के वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका सोल्यूशन होगा। अब हम बात करेंगे कि क्या सारी लीनियर पेयर इक्वेशंस का सोल्यूशन होता है, जितने भी हमारे ये रैखिक युग्म है, क्या सभी युग्म का सोल्यूशन मिलेगा हमें। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड दिए गए हैं कि हम उनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को देख के ही, उसके जो गुणांक हैं उनको देख के ही, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करके ही पता लगा सकते हैं कि जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनका हमें सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो करेंगे कैसे हम ये आपकी एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 46 पर आपको ये चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में ही हमें आगे की जो ये एक्सरसाइज है इसको कैसे सॉल्व करना है उसका ये सार है, ऐसा समझ लो। तो इसी को हम अभी पहले डिस्कस करेंगे कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हमने देखी, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस जिसके कोफिशिएंट मैं x और y मान रहा हूँ, तो इनके जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट a1 मान लिया हमने और इसका कोफिशिएंट b1 मान लिया, और ये कोफिशिएंट जो बिना वेरिएबल का है, कांस्टेंट है, कोई चर नहीं है इसके साथ, तो इसको c1 मान लिया। ये हमारी समीकरण 1 आ गई। इसी तरह से दूसरा जो इसका पेयर है, दूसरी जो इक्वेशन है वो इस तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब 3.1 में तो हमने इन इक्वेशंस को ग्राफ में प्रेजेंट करना सीखा। अभी 3.2 में हम बात करेंगे इनके सॉल्यूशन की, कि क्या जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारी बनी है कि इसका आंसर हमें मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की वो वैल्यूज़ जिनको हम इसमें पुट करें, अगर इन समीकरणों में पुट करें तो हमें राइट हैंड साइड के बराबर मिलना चाहिए। अब जैसे मैंने इसमें राइट हैंड साइड 0 किया हुआ है, तो मैं यहाँ x और y की कोई वैल्यूज़ पुट करूँ, उनको पुट करने के बाद मुझे जो मिले वो इसको 0 बना दे, मतलब वो राइट हैंड साइड के बराबर कर दे, तो वो इसका सोल्यूशन होगा। तो उसको हम बोल रहे हैं, इसका हल बोल रहे हैं, इस समीकरण का हल, इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो अब मुझे देख के पता लगाना है कि इसका सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसको चेक करने का तरीका होता है कि मुझे जो इसके गुणांक हैं, जो भी हमारे पास समीकरण होगी उनके जो गुणांक होंगे, गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट बोलते हैं। जो x का गुणांक है, जो x का कोफिशिएंट है उसको a1 बोल रहे हैं, जो x सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उसको a2 बोल रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, इनका रेशो लेना है, a1 अपॉन a2 चेक करना है, b1 अपॉन b2 लेना है और c1 अपॉन c2 लेना है। अब ये करने के बाद हमें देखना है कि इसमें कौन से पार्ट इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर तीनों पार्ट इस तरह से आते हैं कि फर्स्ट जो है वो इक्वल नहीं है, ये इक्वल है चाहे नहीं है, डज नॉट मैटर, इक्वल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब मेरा ये रेशो x के कोफिशिएंट का रेशो a1 अपॉन a2 और y के कोफिशिएंट का रेशो b1 अपॉन b2 ये आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल, तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा, अगर मैं ग्राफिकल मेथड से करूं तो इसको हम इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। हिंदी में प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्टिंग मतलब एक इक्वेशन का जो ग्राफी में प्रेजेंटेशन है वो ये लाइन बन रही है, और दूसरी इक्वेशन जो लाइन बनाएगी वो ऐसे बनाएगी कि वो आपस में कट जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये कब मिलेगा, जब ये कंडीशन होगी। तो मुझे सॉल्व करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं इसका ये रेशो चेक कर लूँगा। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है मुझे सॉल्यूशन मिलेगा इसका, तभी मैं इसका ग्राफिकल मेथड करूँगा। तो ये एक कंडीशन ये आ गई कि जब ये रेशो इक्वल नहीं होंगे तो इसको हम इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। और इंटरसेक्टिंग बोलेंगे तो आगे आपसे पूछा है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, आपके क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो आप इक्वेशन दी है क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं जिसमें सॉल्यूशन मिलता है हमें। इंटरसेक्टिंग है मतलब सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन मिलेगा तो इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं।
और हिंदी में संगत, संगत है, इसका जो हल है वो संगत है। संगत है मतलब हमें हल मिल रहा है। और इसी तरह से अगर रेशो इस तरह से आए हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, अगर इस तरह से आ रहा है हमें, तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब है कि जो इनके कॉफिशिएंट है, इनका रेशो जो है वो बराबर आ रहा है। तो बराबर रेशो आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ बनेगा हमारा, वो जो ग्राफ में लाइन को प्रेजेंट करेंगे, इस इक्वेशन को प्रेजेंट करेंगे, दोनों ही इक्वेशन की एक ही लाइन होगी, दोनों ही इक्वेशन की एक ही लाइन होगी, ओवरलैप करेंगी ये। तो इसको बोलेंगे हम कोइंसाइड करेंगी, कोइंसिडेंट। जो लाइन होगी वो कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी। और क्या सॉल्यूशन होगा, हाँ कैसा, मल्टीपल सॉल्यूशन है ना, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन दे रहा है, हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो ये भी क्या है, कोइंसिडेंट है और कंसिस्टेंट है। इसको भी हम क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है हमें, तो जहाँ सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। अब तीसरा केस देख लो, जिसमें क्या होगा कि अगर ये रेशो, ये वाला और ये वाला रेशो तो बराबर आ गया, लेकिन ये वाला रेशो जो है वो बराबर नहीं है। तो अगर ये केस है तो इसमें क्या होगा, पैरेलल। इसमें आंसर होगा, जो हमारा ग्राफ बनेगा पैरेलल लाइन शो करेगा। तो दोनों इक्वेशन जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये दो पैरेलल लाइन बनाएगा। पैरेलल लाइन बना रहा है तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उसी को पैरेलल लाइन बोलते हैं, जिनमें डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे हर एक पॉइंट पर। तो इक्वल डिस्टेंस रह रहा है हर एक पॉइंट पर, इट मीन्स वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसका मतलब है कि इसका कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो इसको इनसे बोलेंगे इन, ये जो कंडीशन है ग्राफ की कंडीशन है वो है पैरेलल, पैरेलल लाइंस है। और जो इसका सोल्यूशन है वो क्या है, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो हम इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई है कि मुझे इक्वेशंस को देखते ही कैसे पता लगेगा कि मुझे इसका ग्राफ में कैसा प्लॉट मिलेगा और इसका सॉल्यूशन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मुझे ये 3 रेशो की कंडीशन याद रखनी है कि जब ये इस तरह से होगा तो इंटरसेक्टिंग, मतलब जो ग्राफ बनेगा हमारा वो दोनों लाइन आपस में प्रतिच्छेदित करेंगी, आपस में काटेंगी, तो वो इंटरसेक्टिंग हो गया। और इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन मिलेगा तो उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, हिंदी में इसको संगत बोलेंगे। अगर तीनों रेशो इक्वल है, इक्वल रेशो है, तो एक ही लाइन के ऊपर प्लॉट होंगी, दोनों इक्वेशंस का एक ही लाइन बनेगी, ग्राफ के ऊपर एक ही लाइन बनेगी, तो मल्टीपल सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन है तो ग्राफ के ऊपर ये कोइंसिडेंट लाइन होगी और सॉल्यूशन होगा इसका कंसिस्टेंट, हिंदी में बोलेंगे संगत। इसी तरह से अगर ये वाली कंडीशन बनती है, ये 2 रेशो इक्वल है लेकिन ये वाला इक्वल नहीं है, इसके बराबर नहीं है, तो ग्राफ हमारा पैरेलल लाइंस बनाएगा, और पैरेलल लाइन बनाएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो इसको बोलेंगे हम इनकंसिस्टेंट। चलिए, अब जो हमने ये समझा इसको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसको प्रैक्टिस करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं वो भी इसी के आधार पर है। जैसे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, इसमें पूछा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें क्या करना है, पहले इनका इक्वेशंस फॉर्म करना है। आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारी ये एक्सरसाइज है किस चीज़ की है, अलजेब्रा की एक्सरसाइज है। और अलजेब्रा में क्या करना होता है, हिंदी में इसको बीज गणित बोलते हैं, कि जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है उस स्टेटमेंट से हमने एक एक्सप्रेशन तैयार करना है, उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं और उसी को हम अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। तो ये जो अलजेब्रिक इक्वेशन हम अभी यहाँ बना रहे हैं, किस तरह का इसका प्रॉपर्टी क्या है कि लीनियर पेयर ऑफ 2 वेरिएबल्स वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आप इसको स्टेटमेंट को देखो, क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, कि क्लास 10 के 10 बच्चों ने
मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। फाइंड द टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। यहाँ अननोन क्या है, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन ये पूछना है, जब स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अपने आप से पूछना है कि यहाँ फाइंड क्या करना है हमें, अननोन क्या है यहाँ पर। तो अननोन क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या। तो कंसीडर कर लो, लेट बॉयज़ x है एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ x है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इसको प्रेजेंट करना है। क्या बोला कि टोटल कितना इनका, बॉयज़ और गर्ल्स का टोटल है 10। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोली कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़ माने हमने x और ये क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स से 4 मोर देन, ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, जो स्टेटमेंट हमें बोली है उसको हम प्रेजेंट करते जा रहे हैं। मैथ इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, कुछ भी रटना नहीं है आपको, क्या करना है, जो भी हमें स्टेटमेंट दी है उसको प्रेजेंट करना है। नंबर ऑफ बॉयज़ x है, नंबर ऑफ गर्ल्स y है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि टोटल कितने हैं, 10 है, तो टोटल आगे हमारे 10, और साथ में बोला है कि लड़कियों की संख्या क्या है, क्या बोला है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। यहाँ थोड़ा गलत कर दिया मैंने, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, x है नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं बॉयज़ से 4 मोर देन, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपने कि जब आप स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करो तो ये गलती ना हो, ठीक है। और ये गलती नहीं हो इसके लिए क्या करना है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको बार बार पढ़ो। लिखा क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो क्या है, दी हुई बॉयज़ से 4 अधिक हैं, लड़कों से 4 अधिक हैं, तो बस उसी को लिखा हमने। अब यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई और दूसरी ये बन गई। इस x को मैं इस तरफ ले आऊँ तो -x बाई प्लस का ये इज इक्वल टू 4, तो ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को देख के पहले तो ये चेक कर सकते हैं हम कि इसका सॉल्यूशन किस तरह का होगा। तो ये क्या है, इसका मैं रेशो देखूं तो इसमें a1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, -1 है, b1 क्या है, 1 है, b2 क्या है, 1 है, c1 क्या है, 10 है, और c2 क्या है, 4 है। अब इनके रेशो को देखें अगर, तो ये आया हमारा 1/-1, यहाँ पर आया 1/1 और यहाँ पर आया 10/4। तो ये इसके बराबर है क्या, ये इसके बराबर है, ये 1/-1 और ये 1/1, क्या ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये बराबर है तो ये भी बराबर नहीं है। अब ये कौन सा कंडीशन बना, जो भी हमने देखा सॉल्यूशन चेक करने के लिए, तो ये पहली कंडीशन बनी ना जिसमें ये और ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ग्राफ में अगर इसको प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी इसका मतलब है हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए इसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं, नोट करना है। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशन निकल करके आई। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इन 2 इक्वेशंस को हमने क्या बोला है, कैसे सोल्व करना है इसको, ग्राफिकली मेथड से। अब ग्राफिकली मेथड से सोल्व करने से पहले हमने इसके कोफिशिएंट को कंपैरिजन करके चेक कर लिया कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने चेक किया कि इंटरसेक्टिंग इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, इंटरसेक्टिंग आएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। अब इसको सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आपने ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है इसको। तो ग्राफिकल मेथड्स से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड अप्लाई करने से पहले हमने क्या करना है, एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें x और y की वैल्यूज़ जो है वो
इसमें लिखनी है। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे लिखनी है, इससे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इन दो इक्वेशन में से एक को लेना है, कंसीडर 1 बाई 1 लेना है। तो मैंने पहले 1 को ले लिया और इसमें से क्या किया मैंने कि बाई को सेपरेट कर लिया, बाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स आ गया। अब जो बाई है वो क्या है, बाई इट इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, मतलब बाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मैं एक्स जो भी लूँगा, एक्स चाहे मैं 0 ले लूँ तो बाई कितना आ गया, एक्स जगह 0 रख दो तो बाई कितना बचा, 10 बचा। और मुझे अगर बाई को 10 बनाना, बाई को 0 बनाना है तो बाई को 0 बनाने के लिए मैं एक्स को 10 ले लेता हूँ। अगर एक्स को 10 ले लूँ मैं तो बाई कितना आ गया, 0 आ गया। तो दो जो वैल्यूज़ हैं ये सफिशियंट है एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए ग्राफ के ऊपर। तीसरी आपकी मर्जी है, और भी निकाल सकते हैं, और वैल्यूज़ निकाल, 3 के आप 10 निकाल लो, डज नॉट मैटर, क्योंकि अगर आपने ये दो वैल्यूज़ सही निकाली है तो जो वो स्ट्रेट लाइन आएगी, बाकी जितनी भी वैल्यूज़ आप निकाल दो इसमें, वो सारी की सारी वैल्यूज़ किसके ऊपर आएंगी, उसी लाइन के ऊपर आएंगी। तो मुझे जरूरी नहीं है कि 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ निकालनी है, पर कन्फर्मेशन के लिए एक आध आप एक्स्ट्रा वैल्यू निकाल के रख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक्स 5 ले लूँ तो वाई कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये कन्फर्मेशन के लिए हो जाएगा कि जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसी के ऊपर ये तीसरी वैल्यू भी आनी चाहिए। तो आपका मतलब कि आपने वो जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो सही काम है आपका। अच्छा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए आ गया टेबल। इसी तरह से सेकंड के लिए, सेकंड को भी मुझे क्या करना है, कंसीडर 2, और इसमें भी मुझे बाई को सेपरेट करना है, बाई इज इक्वल टू 4। ये माइनस का एक्स है, इस तरफ दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का एक्स हो जाएगा। अब मुझे इसके लिए भी ऐसा ही टेबल बनाना है। जब हमारा ये x है तो ये बाई है हमारा 4 प्लस एक्स, तो डिपेंडेंट है बाई x के ऊपर। अगर मैं x ले लूँ माइनस का 4, तो x माइनस का 4 ले लूँ तो बाई हो जाता है हमारा 0, और अगर मैं x ले लूँ 0 तो बाई हो जाता है 4। ठीक है, तीसरी वैल्यू और कोई लेना चाहो आप तो ले लो। x अगर मैं ले लूँ -2 तो बाई आ गया हमारा 2। ठीक है, इस तरह से 2 टेबल्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लेने हैं, बना लेने हैं, कंसीडरिंग दीज 2 इक्वेशंस। अब हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। ग्राफ को प्लॉट करने से पहले मुझे क्या करना था, ग्राफ पेपर के ऊपर एक प्रॉपर एक्स वाई एक्सिस को प्रेजेंट करना है। उसमें डिवीज़न बने होते हैं आपके ग्राफ पेपर पर। जब हमने 3.1 ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें सारा स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस बताई है कि आपने कैसे इनको डिवीज़न को मार्क करना है। तो 3.1 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये डिवीज़न हमने मार्क कर लिया। मुझे देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है इन दोनों ग्राफ में, हाईएस्ट वैल्यू 10 है। तो मैं इनको इस हिसाब से मार्क कर सकता हूँ कि मेरा हाईएस्ट जो वैल्यू है वो इसमें अकोमोडेट हो जाए। तो अगर मैं 2 का लेके चलूँ तो 2 4 6 8 और ये 10, 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 अच्छा, तो इस तरह से आपने ये माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, प्लस का बाई, माइनस का बाई। अब हमें क्या करना है, इनको प्लॉट करना है। फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर कर, जब हमारा x 0 है तो बाई क्या है, 10 है। जब x 0 है तो बाई है 10, और जब हमारा x 10 है तो बाई क्या है, 0। तो ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इन दोनों को मिला लेना हमें। अब जब हमारा x 5 है तो बाई भी 5 है, तो ये इसी लाइन के ऊपर आएगा। अब यहाँ से कितने भी सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं x 8 लेता हूँ ना तो बाई ये आएगा, अगर मैं x 6 लेता हूँ ना तो बाई ये आएगा। अब उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से आप हर एक पॉइंट पर एक x मिल जाएगा, हर एक x पर एक बाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो सारे के सारे इसी लाइन, इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे।
इसीलिए आपने 9th में भी पढ़ा है इसको, और अभी 3.1 को सॉल्व करने से पहले भी हमने डिस्कस किया कि एक लीनियर इक्वेशन जो होती है टू वेरिएबल की, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों इन्फिनाइट? देखो चेक कर लो, अब इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट को उठा लो एक्स का, उसमें ऊपर एक बाई मिल जाएगा आपको, मतलब उसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या होता है, ये भी हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ पुट कर दूँ तो वो इक्वल टू राइट हैंड साइड की आ जाए। जैसे हमने यहाँ चेक कर लो आप, ये जब मैं x4 लूँगा तो बाई 6 आएगा, 6 + 4 10 आएगा। इस तरह से कोई भी x ले लो, उसका सम x और y का 10 ही आएगा, तो वो क्या है, इसका सॉल्यूशन है। इस तरह से सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करने से पहले मुझे इस इक्वेशन के ऊपर या तो ये लिख लो कि फर्स्ट इक्वेशन है, या इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो कि ये क्या है, x + y = 10 को हमने प्लॉट कर लिया है। इसी तरह से अब सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करेंगे हम। सेकंड इक्वेशन है हमारी, जब x 0 है तो y कितना है, जब x है -4, जब x है -4 तो y कितना है, 0। तो एक पॉइंट आ गया हमारा ये। और जब x 0 है तो y कितना है, जब x 0 है तो y है 4। और अगर मैं इनको पॉइंट्स को मिला दूं, मुझे जब ये मैंने लोकेट की ना पॉइंट, यहाँ लिखना भी है, x पहले आता है और y बाद में आता है, x पहले आता है और y बाद में आता है। यहाँ x पहले है 0, y है 4, x है -4, y है 0। तो इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो ये इसका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ अप्रोक्सीमेट इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने बोर्ड में इसको बिना ग्राफ पेपर, बिना एग्जैक्ट डिवीज़न के प्लॉट किया है, इसलिए इसका सॉल्यूशन मुझे ये अप्रोक्सीमेट मिलेगा। जब आप ग्राफ पेपर पर इसको प्लॉट करेंगे, हर एक पॉइंट आपका वेल डिफाइंड होगा, तो हमें एग्जैक्ट यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती है, इसका क्या है कि एक सॉल्यूशन, पर्टिकुलरली यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। तो ये है इसका यूनिक सॉल्यूशन कि बॉयज़ इतने हैं और गर्ल्स इतनी हैं। तो आई थिंक ये x4 और y 10 होगा, क्योंकि थोड़ा आगे पीछे हो गया इसलिए ऐसा आया होगा, है ना। -x + y = 4 था ना सेकेंड, तो x 4 होगा और y 6 होगा, x 4 होगा, y 6 होगा इसका आंसर। है ना, x4 by लड़कियों की 7, लड़कों, हाँ। तो देखो ये देखो, ये थोड़ा सा हमारा, क्योंकि ये लाइन जो है वो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है ना, तो इसलिए देखो ये तो लगभग 3 के आसपास ही आया हमारा x, है ना। और बाई ये 6 में हो गया यहाँ पर, ये तो क्योंकि हमारा ग्राफ जो है प्रॉपर ग्राफ पेपर के ऊपर नहीं है ये ना, तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट। तो x 3 है तो बाई कितना आएगा, या 7 ही होगा, क्योंकि x 3 रख दूँ मैं तो बाई कितना आएगा, 7 आए, तभी 10 बनेगा ना वो। तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर होना था। तो बोलने का मतलब क्या है कि आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने से जो पहले इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं उनके कोफिशिएंट के रेशो का कंपैरिजन करके कि इसका सॉल्यूशन हमें कैसे मिलने वाला है, क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा। ठीक होगी बात।